नमस्कार, मैं हूं मारूफ रजा और हर हफ्ते की तरह आज भी मेरे साथ एक खास मेहमान है। जी हां, दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय। सतीश जी, आपका बहुत शुक्रिया। दिल्ली को आप देख रहे हैं और दिल्ली की जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी है। दिल्ली की सबसे बड़ी, मैं कहूं कि समस्या है क्या? दिल्ली की समस्या बहुत तरह की है। दिल्ली में आप देखिए कि आवास की जो समस्या है बहुत बड़ी है। जो अनऑथराइज कॉलोनी दिल्ली में बनी, क्लस्टर्स बन गए जी। इसको विजुलाइज करने की जरूरत थी। डेडिकेटेड मोटरवे यहाँ पर चाहिए, वीआईपीज के मूवमेंट के लिए, पुलिस के मूवमेंट के लिए, इमरजेंसी मूवमेंट के लिए, हेल्थ इमरजेंसीज के लिए। आज तक दिल्ली में संभव नहीं हो पाया। दिल्ली में बिजली सेल्फ सफिशिएंट अपना जनरेशन होना चाहिए जी, दिल्ली में नहीं हुआ। दिल्ली में पानी ठीक होना चाहिए, नहीं हुआ जी। दिल्ली में यमुना का प्रदूषण जो है वो बहुत बड़े स्तर पर है। दिल्ली में जिस प्रकार से गवर्नमेंट स्कूल की जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए, जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड दिल्ली में नहीं हुआ। दिल्ली की डिस्पेंसरी, दिल्ली के हॉस्पिटल्स जिस स्केल के होने चाहिए थे विद ISO सर्टिफिकेशन जी, वो दिल्ली में नहीं हुआ जी। दिल्ली के लोगों की जो आशाएं हैं वो एक नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं। क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि आप दिल्ली में आपने एक अरसे से आप राजनीति कर रहे हैं, छात्र जब थे तब से आप राजनीति में आए, RSS में से जुड़े, युवा मोर्चा संभाला आपने, अब दिल्ली की बीजेपी को आप देख रहे हैं। क्या लगता है, तमाम ज़रूरतें जिनको आप जिक्र कर रहे हैं सब आपके सामने हैं, उसके बावजूद वो पैर नहीं जमा पाई बीजेपी आज तक, क्या वजह रही? देखिए, बीजेपी ने दिल्ली में सत्ता में तो बीजेपी रही नहीं, केवल एक बार सत्ता में बीजेपी। वही वजह पूछ रहा, क्यों नहीं? उसके वजह बहुत सारी रही होंगी जी। जिस समय दिल्ली में यहाँ सरकार थी उस समय केंद्र में सरकारें चेंज हुई, और शायद जो परसेप्शन, जो विजन लोगों को मिलना चाहिए था, वास्तव में तो दिल्ली में डेवलपमेंट अगर हुआ है तो बीजेपी के समय में हुआ है। अगर आप मेट्रो रेल आप देख रहे हैं तो वो बीजेपी की देन है। दिल्ली में खुराना जब मुख्यमंत्री थे वो मेट्रो रेल को लेकर आए थे जी। और पहली मेट्रो खुराना जी के समय में ही चली थी। दिल्ली में तमाम फ्लाईओवर बने। 67 में विजय कुमार मल्होत्रा जब थे तो उन्होंने फ्लाईओवर्स की नींव रखी। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में विकास होना चाहिए था, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश की, सरकारों का बार बार बदलना, और लगभग अधिकांश समय तो कांग्रेस ने यहाँ पर राज किया जी। फॉरगेट अबाउट पार्टी पॉलिटिक्स, बीजेपी ने नहीं किया। कांग्रेस, बीजेपी या बाकी दलों को दिल्ली का विकास दलगत राजनीति से ऊपर उठ के होने की आवश्यकता है। दो बड़े दल थे, दो बड़े दलों के होने के बावजूद एक तीसरे दल का उद्गम हो जाना, क्या लगता है, और इस तरीके से हो जाना क्या दर्शाता है? देखिए, इस आम आदमी पार्टी बाय प्रोडक्ट है अन्ना के आंदोलन का जी। जब अन्ना के भ्रष्टाचार का आंदोलन हुआ, उसका बाय प्रोडक्ट आम आदमी पार्टी बनी, और इस पार्टी की बुनियाद केवल झूठे वायदे, लोगों को ख्वाब दिखाने की राजनीति करना, लोगों से झूठे वायदे करना, और लोग चूंकि त्रस्त थे भ्रष्टाचार से। 15 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जिस तरह से गेम्स में जो घोटाले हुए, दिल्ली में केंद्र सरकार में घोटाले हुए, लोग परिवर्तन चाहते थे। लेकिन सर, उसका फायदा बीजेपी को नहीं मिला, एक तीसरी पार्टी को मिला। और आपने अन्ना आंदोलन की जिक्र किया, उसमें आपके बड़े नेता भी शामिल हुए, वो बेनिफिट उनको नहीं मिला। मैंने कहा ना कि लोग परिवर्तन चाहते थे जी। जहां तक बीजेपी को चाहने वालों का सवाल है, बीजेपी का मत प्रतिशत जो उस समय था वो आज भी इंटैक्ट रहा, ठीक है, नो डाउट। लेकिन उसका जो इम्प्लीकेशन होना चाहिए था सीटों में जी। हमें 34-35% वोटों पर 32 सीटें मिली थी, और इस बार भी 34-35% वोट हमको मिला, लेकिन हमको 3 सीटें मिली। सवाल ये हुआ कि जो कांग्रेस 28-27% वोट ले रही थी, जिस झुग्गी झोंपड़ी और पोलराइजेशन पे कांग्रेस काम करती थी, कांग्रेस 9% पे आ गई, तो कांग्रेस नीचे बिल्कुल मर गई। तो उस कारण से जो एक कॉम्बिनेशन बना। लेकिन मैं आपको बता दूं जी, इस सरकार से लोगों को बहुत आशाएं थी जी। 70 वायदे उन्होंने किए। दिल्ली में कहा कि
दिल्ली में सबको पानी अब फ्री मिल जाएगा। लोग इस नारे को पसंद करते हैं। लोगों को लगा कि बिजली के रेट आधे हो जाएंगे। लोगों को अच्छा लगता है, पॉपुलिस्टिक डिमांड है। जो किराए पर किराएदार रहते हैं उनको लगा हमारे यहाँ भी बिजली पानी कम हो जाएगी, वो सब ठीक हो जाएगा। युवाओं को लगा कि दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली वाईफाई हो जाएगी, उनको सबको फ्री वाईफाई मिल जाएगी। दिल्ली के अंदर सुरक्षा का जो है, महिला सुरक्षा है, तो उसके लिए पूरे दिल्ली के अंदर लाखों सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे। दिल्ली के अंदर नए स्कूल खुल जाएंगे तो स्कूल का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। दिल्ली के अंदर अस्पताल ऐसे बनेंगे जो वर्ल्ड क्लास के होंगे। अभी इस तरह के जब वायदे आप करते हो, आपको लोगों को लगता है, तो लोगों को लगा कि एक चांस इनको हम दे देते हैं। अन्ना के आंदोलन से बहुत ईमानदारी की एक मशाल लेकर के लोग आए हैं और इनकी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होगा। इन्होंने कहा कि इनकी सरकार के अंदर एक ऐसा शासन होगा जो पूरे देश में एक नजीर पेश करेगा। लेकिन सर एक बार नहीं, 2 बार, पहले 49 दिन के लिए, फिर उसके बाद उससे ज्यादा मेजोरिटी के साथ वो जो बाय प्रोडक्ट है ना, देखिए एक बार जब हुआ, वही तो बता रहा हूं, मेन तो चुनाव यही हुआ। उस समय लोगों ने चुना और लोगों को, आज आप सर्वे कराइए ना, आज आप तो चैनल में हैं, आप एक पोल करा लीजिए और पोल कराने से आपको पता चलेगा कि आज किस पोजीशन पे कौन सा दल है। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को हम जड़ से खत्म कर देंगे। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, अप्रोक्सीमेटली 30 से ऊपर एमएलएस के ऊपर आज एफआईआर दर्ज हैं। इनके मंत्री जो फर्जी डिग्री मतलब आप मोरालिटी तो छोड़ दीजिएगा, किस तरह के भ्रष्टाचार में इनके मंत्री और एमएलएस फंस गए, किस तरीके से। लेकिन उसका आरोप भी वो बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर और दिल्ली पुलिस की मिली भगत को कहते हैं कि जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। वो तो मतलब अगर आप ये कहिए कि जब इनके लॉ मिनिस्टर फर्जी डिग्री में पकड़े गए तो इनके लोगों ने, जब उनको पकड़ा जा रहा था तो बाहर जाकर के धरना दिया। ये इसमें बीजेपी का हाथ है इसमें। यानी फर्जी डिग्री आपकी उनको ले जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर कि आपने यहाँ डिग्री ली है, तो वहां बता नहीं पाए कुछ भी इसमें। इसलिए आरोपों की राजनीति करना, हिट एंड रन। सी, आम आदमी पार्टी and Mr. Kejriwal has 2 characters. One is for the consumption of common man and one is for actual politics. ये जो पॉलिटिक्स का शिकार दिल्ली को ही है और दिल्ली के लोगों ने एक नया प्रयोग किया कि एक हम नया प्रयोग करते हैं, इस बार बीजेपी को भी छोड़ते हैं और लोगों को अधिकार है, बीजेपी को भी छोड़ते हैं, कांग्रेस को भी छोड़ते हैं और फिर देखते हैं आज 1 साल के अंदर आप कहां पर हैं। 1 साल के अंदर दिल्ली वालों को क्या मिला, क्या इसका अंदाजा लोगों को है? मैंने तो अभी सर्वे कराया है। चलिए, आप सर्वे की बात करें सतीश जी, अभी 13 वार्ड्स में चुनाव होने हैं, तो सर्वे ठीक है, हो सकता है, अप्रॉक्स हो सकते हैं, एक एस्टिमेटेड चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी 13 वार्ड्स में उपचुनाव होने हैं, बाईपोल होने वाले, तो ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस वहां नहीं होगी, सिर्फ बीजेपी होगी? ऐसा नहीं होता राजनीति में जी, ऐसा नहीं होता मारूफ जी कि आम आदमी पार्टी नहीं होगी, कांग्रेस नहीं होगी। लेट्स बी प्रैक्टिकल एंड ओरिजिनल। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हुआ था, जो उनकी टैक्टिस थी, हथकंडे थे, उन्होंने पहले ही एक पोस्टर लगवा दिया कि हमने सर्वे में आया है कि 56% या 48% से आम आदमी पार्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव जीत रही है और आम आदमी पार्टी उस चुनाव में चारों की चारों सीटें हार गई। युवाओं को और दिल्ली के लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ये फॉल्स क्लेम करूं कि 13 की 13 सीटें बीजेपी के पास आएंगी, लेकिन आपको एक क्वालिटेटिव चेंज, एक बड़ा परिवर्तन इस चुनाव के अंदर। हम एक बहुत बड़ी पुरानी पार्टी हैं, हम इस तरह के टॉल क्लेम करें, नॉनसेंसिकल बात करें, तो मुझे लगता है कि वो व्यवहारिक नहीं है। बट आपको कांग्रेस का अपना वजूद है, आम आदमी पार्टी ने अपना वजूद यहाँ खड़ा किया है और राजनीतिक लड़ाई है उसके अंदर। बिल्कुल, आपको बीजेपी मेजर शेयर होल्डर के रूप में आपको दिखाई देगी। चलिए, आपने क्लेम करने की बात की कि यूनिवर्सिटी में क्लेम किया था, लेकिन वो धराशायी हुई, लेकिन ऐसा ही क्लेम उन्होंने तमाम ऑटोज के साथ और तमाम जितने भी आप होर्डिंग्स देखेंगे तब भी उन्होंने कहा था, लेकिन वो मेजोरिटी में आ गए। मैंने कहा ना, सबसे धोखा किया ना, ऑटो वालों से। आप ऑटो का नाम लेते हैं, एक बार सर्वे करिए, ऑटो वालों से पूछिए। ऑटो वाले इसलिए उनके साथ हुए कि ये एक नए लोग आए और आज ये आम आदमी का साथ देंगे, गरीब लोगों का साथ देंगे। ऑटो के परमिट दिए गए और ऑटो के परमिट में ऐसी जगह परमिट दे दी गई जहां कोई रहता ही नहीं है और उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया। मामला इंटेलिजेंस को देना पड़ा, मामला पुलिस को देना पड़ा और इनके लोगों को, कुछ लोगों को इनको हटाना पड़ा।
पड़ा। जी। तो भ्रष्टाचार के नए नए तरीके कैसे होते हैं, ये आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छे से अब दिखाई पड़ता है। दिल्ली में प्याज का घोटाला हो गया, दिल्ली में शुगर का स्कैम हो गया, अभी जूते की घटना हुई, सीएम के ऊपर जूता फेंक दिया गया, उससे पहले शाही फेंक दी गई। पार्टी संवैधानिक पदों पर ऐसा क्यों होता है कि जब भी केजरीवाल के साथ या आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति के साथ कुछ होता है तो उसके निशाने में सीधा केंद्र बीजेपी होती है। इस जूता कांड पर भी उन्होंने कहा बीजेपी के साथ। इसलिए मैंने कहा ना, आम आदमी पार्टी तो ये भी कह सकती है कि दिल्ली में अगर तेज बारिश आ गई और बहुत ज्यादा जलमग्न हो गई तो बीजेपी का हाथ है इसमें, इसलिए आप उनसे और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जी। सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए लोगों को, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के साथ इस तरह की घटनाओं की भारतीय जनता पार्टी भर्त्सना करती है। हम इसको टॉलरेट नहीं करते हैं। जो दिल्ली का विकास होना चाहिए था, दिल्ली का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, उसके बजट से जिस तरह से पूरे देश में राजनीति हो रही है, 526 करोड़ 19 लाख रुपया आप दिल्ली के विकास का पैसा, जहां से स्कूल बन सकते थे, कॉलेज बन सकते थे, शीला दीक्षित भी, सरकारें अपने प्रचार प्रसार करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम इसको बुरा नहीं मानते। शीला दीक्षित ने मैक्सिमम 28 करोड़ रुपया खर्च किया था। आप 526 करोड़ रुपए से क्या कर रहे हैं? आप मुजफ्फरपुर में ऐड दे रहे हैं, आप कैलकाटा में ऐड दे रहे हैं, आप बेंगलोर में ऐड दे रहे हैं, आप हरियाणा में ऐड दे रहे हैं, आप मुंबई में ऐड दे रहे हैं, आप महाराष्ट्र में ऐड दे रहे हैं। ये मैंडेट अगर लोगों ने आपको मेजॉरिटी से भेजा है तो मेजॉरिटी का मिसयूज आप करेंगे। आपके अंदर ये अहंकार आ जाएगा कि 67 हम जो चाहें वो करेंगे। कानून हमारे ऐसे हैं कि आप दूसरे राज्यों में कर सकते हैं। क्या दिल्ली के लोगों ने टैक्स का पैसा इसीलिए दिया कि आप ये नहीं करेंगे? आपने सबसे वायदा किया दिल्ली के अंदर, झूठ आप इतना बोलते हैं कि दिल्ली के अंदर कॉन्ट्रैक्ट टीचर, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स, आपने लंबे लंबे होर्डिंग लगाए और सबको कहा कि सत्ता में आते ही मैं केजरीवाल हूं और सत्ता में आते ही इन सबको मैं पक्का कर दूंगा। आज क्या हो रहा है विधानसभा के ऊपर? आज कॉन्ट्रैक्ट टीचर क्या कर रहे हैं? 1.25 लाख सफाई कर्मचारी जिनको इनको पक्का करना था, किसी को नहीं किया। एमसीडी के साथ जो सौतेला व्यवहार आप कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो बिल्कुल सामने हैं। जी, सतीश जी बने हुए मेरे साथ और ये चर्चा का दौर भी जारी है। सतीश जी का कहना है कि सिर्फ पब्लिसिटी हो रही है, सरकार काम नहीं कर रही है, जो वादे किए वो कागजी है, वो दिखाई कहीं नहीं दे रहे। फिलहाल आप बने रहे मेरे साथ, ये चर्चा जारी है। तो ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। हाथों का 2 चूड़ी बेच दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। सितम तेरे भी बेहिसाब रहे, सब्र मेरा भी कमाल रहा। एक वैश्या का जीवन किस दर्द से गुजरता है, वहाँ मैंने उनको रियल लाइफ में जिंदगी में नरक भोगते हुए देखा है। उस दौर में और आज के दौर में आपको क्या फर्क नजर आता है? वो बदकारा नहीं होती थी, वो फनकारा होती थी। आज मेल प्रोस्टिट्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उनके हालात खराब नहीं है, उनकी लाइफ में लग्जरी इतनी उन्होंने मतलब पाने की कोशिश करी है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। इस फील्ड में क्यों आए थे आप? नौकरी लेने जाओ तो वही बात वहीं आ जाती है कि पहले आप हमारे साथ करो फिर हम आपको जॉब देंगे। देखिए बदनाम गलियां आज रात 9 बजे सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। साधना प्राइम न्यूज अब आप देख सकते हैं टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर। सच्ची और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर। साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।
वेलकम बैक। मेरे साथ बने हुए सतीश उपाध्याय जी। सतीश जी, एक बड़ा फैसला आया था जब दिल्ली में जो है कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, तो निगमों का बंटवारा किया गया। क्या ये माना जाए कि वो बंटवारा सही था? जिस समय इन्होंने ट्राइफिकेशन किया था तो उस समय हमारे संविधान के आर्टिकल में जो परिवर्तन किया गया था कि हम स्थानीय निकायों को ज्यादा से ज्यादा पावर देंगे जी, और उनको सक्षम बनाएंगे, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक जी। ये उसका मुख्य भाव था, जिसमें एक बड़ी निगम के आपने 3 हिस्से कर दिए और उसका पर्पस था कि ये निगम अगर छोटी होगी तो हम बेहतर प्रशासन दे पाएंगे, विकास कर पाएंगे, डेवलपमेंट होगा। लेकिन आपने उसके पीछे की एक राजनीति थी। आपने जब ट्राइफिकेशन किया था तो शीला दीक्षित सरकार ने ये सोचा कि तीनों जगह निगम में कांग्रेस आ जाएगी जी। कांग्रेस निगम में नहीं आई तो आपने उसकी मूल भावना को मार दिया। आपने, हमारा संविधान का आर्टिकल कहता है कि आप स्थानीय निकायों को सशक्त करिए, उनको स्ट्रॉन्ग करिए, लेकिन कांग्रेस ने उल्टा किया। उनके जितने भी अधिकार हैं उन अधिकारों को छीन लिया, अधिकारों को उनसे ले लिया गया। आपने अधिकार जब उनसे ले लिया तो उनको पंगु बनाने की कोशिश की गई। लेकिन शीला दीक्षित के समय में और निगम में रिश्ते फिर भी ठीक थे। वो पॉलिटिकली सोच रखने वाले लोग थे, तो उन्होंने समहाउ उतनी प्रॉब्लम निगमों को नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन आज पराकाष्ठा हो गई कि आप अगर विंडिक्टिव तरीके से, आप बदले की भावना से, आप निगम को रोकने के लिए, क्योंकि अगर आप ये सब करेंगे तो निगम को किस तरीके से आप बदनाम कर सकते हैं। निगम का आप पैसा रोक दीजिए, निगम के लोगों को जो सैलरी मिलनी है वो आप रोक दीजिए, निगम के लोग वृद्धा भत्ता पेंशन देते हैं आप वो रोक दीजिए, सफाई कर्मचारियों का पैसा आप रोक दीजिए, निगम के जो रिफॉर्म्स का पैसा है, निगम जो रिफॉर्म्स करती है उसको आप रोक दीजिए। तो आप अगर निगम को, चूंकि पैसा आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर देती है तो आपको दिल्ली सरकार के थ्रू ही आता है। निगम की सारी भर्तियां दिल्ली सरकार के थ्रू होती हैं, निगम की सारी मॉनिटरिंग दिल्ली सरकार करती है। तो ये सारी की सारी चीजें होने के कारण, निगम को पंगु बनाने के कारण आज ये स्थिति खड़ी हुई है। बीजेपी ने पहले चेहरा रख करके चुनाव लड़ा। मैं जानना चाहूँ कि क्या इस बार फिर चुनाव में चेहरे के साथ जाएंगे? देखिए, ये तो पार्टी की नीतियां हैं, पार्टी क्या सोचती है। बहुत से राज्यों में पार्टी ने बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ा, पार्टी को बहुत सफलता प्राप्त हुई। कुछ जगह पार्टी ने चेहरे के साथ चुनाव लड़ा। ये पार्टी के नीतिगत फैसले हैं। और जब चुनाव की स्थिति बनेगी, जब चुनाव आएगा, अभी तो समय लंबा है जी, तो निश्चित रूप से पार्टी इन सब विषयों पर विचार करती है और जो दिल्ली के लिए अच्छा है, जो दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए अच्छा है और जो दिल्ली में डिलीवरी कर सकता है, निश्चित रूप से उसको लेकर के पार्टी निर्णय करेगी। निगम चुनाव में क्या लगते हैं, जिस तरीके से भी स्थिति है, निगम चुनाव होने वाले जल्द भी, तो उसको लेके क्या लगता है कि आप निगम में पूरी तरीके से बीजेपी आ जाएगी, नहीं आएगी, क्या विजन रहेगा? देखिए, मैं बीजेपी, हम सत्ता में है, मैं आपको ये कहूँ कि हम बीजेपी निगम में नहीं आएंगे, ये तो संभव नहीं है। मैं एक विजन की बात कर रहा हूं। लेकिन नहीं, निगम के काम से लोग सेटिस्फाइड हैं। निगम बहुत अच्छा काम कर सकती है। निगम, एक तो ये समझना चाहिए कि निगम अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज करती है। निगम की ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, संवैधानिक ड्यूटी है सैनिटेशन। निगम की ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है बेसिक स्वास्थ्य जी। निगम की ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है बेसिक शिक्षा। अब ये प्राथमिक जरूरतें, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिसमें बिजनेस नहीं हो सकता, जिसमें आप पैसा कहीं से एडवर्टाइजमेंट से नहीं ला सकते। लेकिन निगम को ये प्रेशर किया जाता है कि आप अपने सोर्सेज से पैसा लेकर के आइए। लेकिन निगम ऑब्लिगेटरी, निगम को आपको पैसा देने की जरूरत है। आप देश की राजधानी का निगम है, आप इसको सिंगापुर और पेरिस बनाना चाहते हैं तो आपको उसी रेशियो में साधन निगम को देने पड़ेंगे। निगम अपने पैरों पर केवल हाउस टैक्स से या कुछ टैक्सेस से लेकर के नहीं खड़ा हो सकता। ये संभव नहीं है, असंभव है। अगर आपको निगम का मॉडर्नाइजेशन करना है, निगम को आपको 21st सेंचुरी का निगम बनाना है, तो आपको इसमें इनपुट देना पड़ेगा। और इनपुट देने के साथ साथ मुझे विश्वास है कि निगम में इन सीमित साधनों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने तीनों निगमों में एक अच्छा काम किया है। ई गवर्नेंस लेकर के आए हैं, ट्रांसपेरेंट काम किया है। और बड़ा काम अभी दिल्ली के लिए जो निगम ने किया है केंद्र सरकार के साथ मिलके, कि एक बहुत बड़ा इंस्पेक्टर राज होता था जिसमें 130 गज के जो प्लॉट हैं
अभी पिछली 15 दिन की घोषणा में ही अब किसी भी दिल्ली वासी को किसी भी तरह का नक्शा पास कराने के लिए निगम के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सेल्फ असेसमेंट से आप अपना नक्शा दीजिए, ऑथराइज कराइए एक आर्किटेक्चर से और उसको आप कर लीजिएगा। इसी तरह से हाउस टैक्स को बीजेपी अच्छा भविष्य देख रही है निगम में अगर चुनाव होते हैं तो। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी आए, बीजेपी आई पूरी तरीके से केंद्र में, उसके बावजूद दिल्ली कैसे चूक गई सतीश जी? नहीं, अब कैसे चूक गई, मैंने कहा ना, दिल्ली के लोगों ने एक प्रयोग किया। दिल्ली के लोगों ने प्रयोग किया, दिल्ली के लोगों को लगा आप अभी फ्री की अगर घोषणा कर दीजिए कि साहब ये सब कुछ फ्री मिलेगा, तो दिल्ली में ऐसी भी पॉपुलेशन है, इनको लगेगा सब कुछ फ्री मिल रहा है तो इनको लेकर के आना चाहिए। और लोग एक परिवर्तन चाहते थे, लोगों ने देखा परिवर्तन। एक आप अनुभवी सियासतदान हैं और लगातार आप जुड़े रहे हैं और अब इस जिम्मेदार पद पर भी हैं। दिल्ली में ठीक है ये सारी चीजें फ्री हुई, बिहार में क्या फ्री हुआ सर? नहीं, सवाल देखिए, पहली चीज तो आप राजनीति में हैं, आप चुनाव हर जगह लड़ते हैं जीतने के लिए, आप राजनीतिक सियासत करते हैं और आपके कई बार के जो गणित होते हैं वो गणित अगर आपके ठीक से ना बैठे, और दूसरा बहुत जगह हम जहां नहीं जीते 2 राज्य उनको छोड़ दीजिए, जहां जीते वो आपकी संभावना नहीं थी। जहां हरियाणा में कोई सोच नहीं सकता था, हम जहां चुनाव जीत करके आए हैं, हम महाराष्ट्र में अपने बल पर आए, हरियाणा में जीते, छत्तीसगढ़ में जीते, जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर में आज तक बीजेपी को इतनी सीट नहीं मिली। तो ये विकास की गति है और इसमें 1-2 राज्यों में अगर नहीं भी हुआ, इसके लिए पार्टी इंट्रोस्पेक्शन निश्चित रूप से करती है कि कहां हमारी कमी रह गई, किस चीज में हम पीछे छूट गए, और एक एनालिसिस पार्टी का लगातार काम है। सने शने पार्टी का विकास हो और हम इन चीजों के बारे में जो अगर चीजें खराब हुई हैं उसका आगे अनुभव हो जाए और आगे से उसका ध्यान रखें। एक वजह ये भी सुर्खियों में रही, मीडिया की भी चर्चा में भी रही कि दिल्ली बीजेपी में खास तौर से गुटबाजी भी एक बड़ा जो कहें कि फैक्टर है उस हार के पीछे। देखिए, ये राजनीतिक दलों में, समाज में, RWS में, ऑफिसेज में, मुझे लगता है कि ये गुटबाजी शब्द, राजनीतिक शब्द एक ऐसा है, इसको आप कहीं भी किसी के लिए कह सकते हैं। मत भिन्नता सब जगह होती है और लोग अपने अपने मत भिन्नता से काम भी करते हैं। मन भिन्नता नहीं है, लेकिन मन भिन्नता किसी में नहीं है। और इसलिए समाज में जब आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं और पार्टी एकजुटता से काम करती है। और जब चुनाव आप हार जाते हैं तो इस तरह की बातें बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि पार्टी में गुटबाजी है, पार्टी में ग्रुप बने हुए हैं, और यही जब आप जीत जाते हैं तो इन विषयों पर कोई बात नहीं करता। सही बात है। अभी श्री रविशंकर जी का प्रोग्राम हुआ, उसको लेकर के ना तो आम आदमी पार्टी आई, ना बीजेपी आई, ना कोई आया। उस पर तमाम पर्यावरणविदों ने सवाल उठाए, एनजीटी ने सवाल उठाए, जुर्माना लगा दिया गया। तो ये पर्यावरण क्या सिर्फ हमारे लिए एक विषय है बात करने का, या कुछ गंभीरता भी है? सवाल ये है कि यमुना बैंक पर कोई इस देश में पहला प्रोग्राम रविशंकर जी ने नहीं किया। माफ करिएगा, ये बड़ी बड़ी बातें करने से और इन विषयों को, सामाजिक सरोकारों को खत्म करने से। लेकिन इतना बड़ा प्रोग्राम, सुनिए, इतना बड़ा प्रोग्राम, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ हर वर्ष माघ मेला लगता है प्रयागराज के अंदर, ठीक है, जिसमें लाखों लोग 1 महीना 1.5 महीना वहां रहते हैं। हरिद्वार में लगता है हर साल। उत्तर प्रदेश के अंदर, आप उत्तर प्रदेश से हैं? मैं उत्तर प्रदेश से ही हूं। हर साल उत्तर प्रदेश के अंदर ताज महोत्सव होता है, ठीक है, यमुना बैंक पर होता है, कई दिन का होता है। तो मुझे लगता है कि ये लॉजिक देने के लिए हम ये बातें करें और हम ये कहें कि रविशंकर ने प्रोग्राम किया इसलिए इसको हमको सबको कंडेम करना चाहिए। एक नहीं, ऐसे हजारों उदाहरण है। हमारी संस्कृति का प्रतीक है ये। हाँ, अगर वो प्रदूषण वहां पर करें, अगर वो गंदगी वहां पर छोड़ें, अगर वो एनजीटी के नियमों का पालन नहीं करें और किसी बिना परमिशन के, तभी तो सवाल उठा सर, किसी बिना सवाल उठाए। सुन तो लीजिए ना, अगर एनजीटी ने सवाल उठाए तो एनजीटी ने परमिशन क्यों दे दी? क्यों दे दी परमिशन? इसलिए देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स
देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स व्हिच वन हैज टू फॉलो, और वो फॉलो करने चाहिए। दे सेड दे विल फॉलो, इट्स ए मैटर ऑफ फैक्ट। इसलिए मुझे लगता है कि अरे बहुत पर्यावरण की अगर बात करनी है, शीला दीक्षित भी यहाँ पर थी, यमुना पर हजारों करोड़ रुपया आपने खर्च कर दिया उसके प्रदूषण को ठीक करने के लिए। कुछ यमुना के प्रदूषण के नाम पर नहीं हुआ। ये सरकार अभी आई है, इस सरकार ने यमुना के लिए कुछ नहीं किया। हजारों नाले यमुना में चल रहे हैं, फैक्ट्रियों की गंदगी उसमें जा रही है, वो आपको नहीं दिखाई देती क्या? उसके लिए लोगों को जैसे थेम्स रिवर लंदन के अंदर है, इस यमुना को आप ठीक नहीं कर सकते? आप एक ही कॉज ले लीजिए कि इस यमुना को ही साफ कर दें सरकार, तो सामने निकल करके आएगा कि हम बहुत गंभीर हैं। सर, एक गंगा और यमुना जितनी भी नदियां हैं सबका यही हाल है। हर बार योजनाएं बन रही हैं, पैसे निकल रहे हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। मैं वही तो कह रहा हूं जी। अगर हालात जस के तस हैं तो जिम्मेवार कौन है? सभी पॉलिटिकल पार्टी। इसलिए जो सरकार जहां राज कर रही है उस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर ईमानदारी से काम करे। शीला दीक्षित के समय में कितने स्कैम यमुना के बारे में आए जी, कि इतने हजारों ट्रक चले गए और मलबा निकला इतने टन। तो ये जो सारी की सारी चीज, इसमें हर नागरिक को, सरकारों के साथ साथ हर नागरिक को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने की जरूरत है। और सब नागरिकों को कंट्रीब्यूशन इस तरह के प्रदूषण में, शहर की सफाई में, जो पर्यावरण के विषय हैं उनमें, हर नागरिक को इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करने की, सरकारों को उंगली करना, केवल राजनीतिक दलों के बारे में कहना व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। फाइन, वो अवेयरनेस भी करना जरूरी है और लोगों को खुद आगे आना भी जरूरी है। मैं यूं कहूं कि दोनों सरकारें आपने देखी, कांग्रेस की लगातार हैट्रिक करती हुई शीला दीक्षित की सरकार, वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं यूं कहूं कि अगर आप इन दोनों की तुलना करें, कौन थोड़ी सी 19 या कौन थोड़ी सी 20 या बेहतर रही? मुझे लगता है कि वैसे मुझे मैं ये अधिकार नहीं समझता हूं कि मैं इस पर कोई टिप्पणी करूं, लेकिन फिर भी अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस इनसे बेहतर थी कुछ चीजों में। मतलब खास करके निगम के रिश्तों को लेकर के एक राजनीतिक संजीदगी होती है, एक राजनीतिक कम ज्यादा किया, भ्रष्टाचार हो गया, वो सारे मुद्दे अलग हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछेंगे हाँ और ना, और अगर आप पूछेंगे तो नेचुरली कांग्रेस वाज बेटर देन देम। जी सतीश जी, अभी अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, क्या लगता है आगे अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ देखते हैं? मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार, उत्तर प्रदेश आगरा से आने वाला और आज दिल्ली का अध्यक्ष हूँ। मुझे लगता है कि जो संतोष है वो व्यक्ति को रखना चाहिए। आपके भविष्य में क्या लिखा हुआ है, आप अपना कर्म करते रहिए, आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जो कॉज है, लेकिन कंप्रोमाइज गलत चीजों के साथ मेरी जिंदगी में लिखा नहीं है। जो अच्छा होगा करते रहिए, बाकी जो नियति है वो आपको जहां लेकर के जाएगी वो तय कर देगी आपका रास्ता। जी, खबरें ये हैं कि सतीश जी का अब टेन्योर खत्म होने वाला है, तब्दीली आने वाली है। परिवर्तन राजनीतिक दलों में चलता रहता है जी। अमित शाह जी अध्यक्ष बने, उससे पहले राजनाथ जी थे, राजनाथ जी से पहले नितिन गडकरी जी थे, पार्टी में मुझसे पहले विजय गोयल थे। परिवर्तन इट्स ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, मुझे नहीं, इट्स ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। नेतृत्व, पार्टी को जो सही नेतृत्व मिलना चाहिए, संगठन तेजी से बढ़ना चाहिए, उसके लिए परिवर्तन को हमको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। मैं ही बहुत अच्छा कर सकता हूं, ये गलतफहमी मुझे नहीं रहनी चाहिए। मुझसे और अच्छे लोग हैं जो पार्टी का काम कर सकते हैं, मुझसे बहुत योग्य लोग भी हैं जो पार्टी का काम कर सकते हैं। मेरी ये स्पिरिट है। जी सतीश जी, आपने बड़ी बेबाकी से मेरे सारे सवालों का जवाब दिया, वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। तो ये थे दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय। उन्होंने सारी बातें बड़े साफगोई से रखी और विजन ये रखते हैं कि चाहे वार्ड के चुनाव हो या दिल्ली के चुनाव हो, बीजेपी सकारात्मक रूप से सामने आएगी और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उनको पूरी उम्मीद भी है। फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।